आइए दोस्तों समझते हैं अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है। संसद को राज्यों के निर्माण, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की व्यापक शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 3 के अनुसार बिना राज्य की सहमति के साधारण बहुमत से संसद राज्यों के निर्माण, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकता है। आइए अपन डिटेल से समझते हैं अनुच्छेद 3 के 3 विषय। यह अनुच्छेद राज्यसभा और लोकसभा को यह शक्ति देता है कि वे नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्यों के नाम बदल सकते हैं। ये तीनों के तीनों विषय अनुच्छेद 3 में बताए गए हैं। आइए देखते हैं संसद की शक्तियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान करता है अनुच्छेद 3। पहला है नए राज्यों का निर्माण। यदि संसद चाहे तो संसद के द्वारा कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, या फिर एक राज्य को तोड़कर दो अलग अलग राज्य बनाने की शक्ति कौन रखता है? संसद। यह अनुच्छेद 3 में बात की गई है। जैसे तेलंगाना का निर्माण कब किया गया था? 2014 में। बताइए 2014 में किसे काटकर तेलंगाना का निर्माण किया गया था? नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति संसद रखती है। दूसरा है राज्यों के क्षेत्रफल में वृद्धि, या फिर यूं कहें कि यदि दो राज्य हैं, पहला बड़ा राज्य है और दूसरा छोटा राज्य है, ठीक है, तो बड़े राज्य के क्षेत्रफल को काटकर छोटे राज्य में मिलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यही बात की जा रही है, राज्यों के क्षेत्रफल में वृद्धि की जा सकती है संसद के द्वारा, याद रखिएगा। तीसरा है राज्यों के क्षेत्रफल में कमी। जैसा मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बताया, तो तीसरे पॉइंट में विपरीत किया जा सकता है। दो बड़े राज्य हैं तो एक राज्य के क्षेत्रफल को काटकर दूसरे राज्य में मिला देंगे तो छोटा राज्य यह बन जाएगा। तो राज्यों के क्षेत्रफल में कमी की जा सकती है संसद के द्वारा। अगला है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। बात वही है, अलग अलग पॉइंट बना दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है संसद। जैसे उदाहरण है उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया है, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इस तरह की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद कानून बनाकर इस प्रकार के परिवर्तन को कर सकती है। दोस्तों कुछ बातों को आप ध्यान रखिएगा। पहली बात आपके सामने क्या है? पहली बात है कि इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है। राज्य की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ प्रक्रिया होती है, उस प्रकार से प्रक्रिया यदि आप करते हैं तो। दूसरी बात है राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है? राष्ट्रपति की भूमिका होती है कि इस प्रकार के कोई भी विधेयक यदि आप लाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए, या फिर राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लाना अनिवार्य है इस प्रकार का कोई भी विधेयक। राष्ट्रपति करता क्या है? राष्ट्रपति विधानसभा से अपना मत मांगता है। जो भी राज्य इससे संबंधित हैं, जो राज्य संबंधित है उसकी विधानसभा से यह मत मांगता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं होता है उसका मत, याद रखिएगा। जो भी विधानसभा अपनी राय देती है वह बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति का यह कार्य है कि आप विधानसभा से मत तो जरूर मांगिएगा। तीसरी बात आप यह याद रखिए कि राज्य विधानसभा की राय महत्व नहीं है, इसका कोई भी महत्व नहीं है। राज्य विधानसभा को अपनी राय के लिए निश्चित समय दिया जाता है। यदि विधानसभा समय पर अपनी राय नहीं देती है तो संसद फिर भी कानून बना सकती है, अर्थात बाध्यकारी नहीं है। तो आप राय दें और चाहे ना दें, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपना काम जरूर करता है, ध्यान रखिएगा। छठवां पॉइंट है साधारण बहुमत से कानून बनाया जा सकता है। साधारण बहुमत से यह कानून पारित हो सकते हैं। अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं है, अर्थात संविधान संशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। साधारण कानून बनाकर यह साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। नाम बदला जा सकता है, क्षेत्र बढ़ाया या घटाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है क्षेत्रफल में। अगला पॉइंट है संघीय व्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है। यह अनुच्छेद यह दर्शाता है कि केंद्र अर्थात संसद का पावर ज़्यादा है, इसीलिए तो भारत को अर्ध संघीय कहा जाता है। याद रखिएगा,
काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत एक अर्धसंघीय है या नहीं। आप याद रखिएगा, यह एक अर्धसंघीय है। क्यों? क्योंकि संसद को, केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 का संबंध क्या है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए नए कानूनों को संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 4 कहता है। इसीलिए ऐसा परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इसे 368 के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। अगला, पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची इनके क्षेत्रफल के विवरण के बारे में बताती है। यह राज्य कितने बड़े होंगे, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यह अनुसूची पहली में दिया गया है। आइए दोस्तों, अब अंत में देख लेते हैं परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं इस अनुच्छेद 3 से संबंधित। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट आपके सामने क्या है, नया राज्य बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद को दी गई है। दूसरा पॉइंट आपके सामने है, राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है। अनुच्छेद 3 में ऐसा बताया गया है कि आप क्षेत्रफल का या फिर उनके नामों का परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के अनुसार, राज्य की सहमति के बिना। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, यह बहुमत, साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, ऐसा कोई भी नियम या कानून। राष्ट्रपति की भूमिका अनिवार्य होती है। राष्ट्रपति क्या करता है मैंने आपको डिटेल से बताया। इसमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है। यह अनुच्छेद 4 से भी संबंधित है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 3 से कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मैंने डिटेल से, विस्तार से अनुच्छेद 3 को बता दिया है। आइए दोस्तों, अब अनुच्छेद 3 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो यूपीएससी या किसी न किसी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 क्यों है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 1 और 2 में पूछे गए प्रश्नों को हल किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किस विषय से संबंधित है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है। अनुच्छेद 3 किस विषय से संबंधित है, संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण और राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात करता है। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, संसद को कानून बनाकर नए राज्य बनाने, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने और नाम बदलने की भी शक्ति किसको देता है, संसद को दिया जाता है अनुच्छेद 3 के अनुसार। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है, संसद क्या कर सकती है संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार। ऑप्शन आपके सामने है। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, जी हाँ कर सकती है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, जी हाँ यह भी कर सकती है। किसी विदेशी देश पर युद्ध की घोषणा, नहीं दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 यह गलत हो जाएगा। चौथा, किसी राज्य में स्वायत्त परिषद की स्थापना, यह ऐसा कोई बात नहीं करती है, संसद ऐसी कोई बात नहीं करती है। संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी भी राज्य की क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है, उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, सीमाओं को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और 2, पहला और दूसरा दोनों सत्य कथन है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कर सकती है, कौन से कार्य हैं जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जा सकता है। आपके सामने है ऑप्शन। यह प्रश्न भी आपसे यूपीएससी में पूछा गया है। नए राज्य का निर्माण कर सकती है, जी हाँ। किसी राज्य का नाम बदलना इसके अंतर्गत आता है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य को संघ से अलग करना यह संसद नहीं कर सकती। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। राज्य पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति को किससे राय लेनी पड़ेगी, यह प्रश्न आपको बताना है कि राष्ट्रपति को किससे राय लेनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय से नहीं, संबंधित राज्यपाल से नहीं, संबंधित राज्य की विधानसभा से। जी हाँ, याद रखिएगा, राष्ट्रपति सबसे पहले
संबंधित राज्य की विधानसभा को एक नोट देगा कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसकी राय बाध्यकारी नहीं होगी। विधानसभा की राय जो होगी वह बाध्यकारी नहीं होगी। संसद चाहे तो इसके विपरीत भी कानून बना सकती है, याद रखिएगा इस बात को। अगला, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विधानसभा की राय का स्वरूप क्या है? बाध्यकारी, वैकल्पिक, केवल औपचारिक, बाध्यकारी नहीं, संसद द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार्य होगा। नहीं दोस्त, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा केवल औपचारिक होगी, बाध्यकारी नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किन कार्यों के लिए कानून बना सकती है? अनुच्छेद 3 के अनुसार एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। नए राज्य का निर्माण, राज्य के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन और राज्य का नाम बदलना, यह सभी के सभी अनुच्छेद 3 में आता है। बार बार क्यों पढ़ें? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति को किससे राय लेनी पड़ेगी? संबंधित राज्य की विधानसभा से। यह प्रश्न आपसे पूछा गया यूपीपीएससी 2018 में। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य विधानसभा की राय का स्वरूप क्या होगा? यह फिर से प्रश्न पूछ लिया गया, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा नए राज्य बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। एमपीपीएससी 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या है? राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ विधेयक पारित करना होता है, राज्य विधानसभा की राय लेनी पड़ती है, संसद में बहुमत से विधेयक पारित किया जा सकता है। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है संसद को। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्य पुनर्गठन में कौन शामिल नहीं है? नए राज्यों का निर्माण, राज्य का नाम बदलना, राज्य को संघ से अलग करना, यह नहीं है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण, राज्य का नाम बदलना, यह सभी के सभी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य पुनर्गठन विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व कौन सा कदम अनिवार्य है? याद रखिएगा, राज्य सरकार की मंजूरी नहीं, संबंधित विधानसभा की राय। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को राज्यों की सीमाओं और नाम बदलने का अधिकार क्यों दिया गया है? बताना है क्यों यह अधिकार दिया गया है। संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए, या फिर राज्यों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए, या फिर केंद्र को पूर्ण शक्ति देने के लिए, या फिर न्यायपालिका को बाध्य करने के लिए? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए दोस्त ऑप्शन नंबर ए, संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए, अर्थात यह बताने के लिए कि हमारा जो केंद्र है वह ज़्यादा शक्तिशाली है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।